हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 की जो ज्योग्राफी का जो 7 चैप्टर है, जिसका नाम है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। ठीक है बच्चों, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि तृतीयक क्रियाकलाप कहते किसे हैं। तो हम पहले तृतीयक क्रियाकलाप के अर्थ को समझने से पहले आखिर इन क्रियाकलाप का अर्थ क्या होता है इसे समझते हैं। तो बच्चों, क्या होता है, जो मनुष्य जो काम करता है, कि जो हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, तो उसके बदले हमें पैसा मिलता है। तो उस पैसे को हम किन किन तरीकों से कमाते हैं या अर्जित करते हैं, ठीक है ना, उन क्रियाओं को कहते हैं क्रियाकलाप। जैसे अगर कोई मनुष्य खेती करता है, ठीक है बच्चों, कोई खेती करता है या मत्स्य पालन करता है या वनों में काम करता है, तो वो एक प्राथमिक कार्य में लगा हुआ है। दूसरा यानी द्वितीय क्रियाकलाप का मतलब क्या होता है कि जब कोई उद्योगों में किसी कच्चे माल से कोई नई वस्तु को बनाया जा रहा है। जैसे कि अगर हमने गन्ने से क्या बनाया, चीनी बनाया, तो क्या बनाया, ये हमारा द्वितीय क्रियाकलाप होगा। ठीक है बच्चों। और तृतीय क्रियाकलाप का अर्थ क्या होता है? तृतीय क्रियाकलाप का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार की सेवाओं, यानी विभिन्न प्रकार की सेवाओं से हम जो पैसा प्राप्त करते हैं उसे हम तृतीय क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है बच्चों। यानी तो जैसे अगर बात की जाए, पहला होता है शिक्षण कार्य। शिक्षण कार्य का अर्थ क्या होता है? आपके स्कूलों में जो आपके अध्यापक हैं वो आपको क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, यानी वो आपको क्या दे रहे हैं, एक सेवा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, और उन्हें क्या मिल रहा है, उन्हें आय की प्राप्ति हो रही है। जैसे मैं भी क्या कर रहा हूँ, आपको तो पढ़ा ही रहा हूँ ना, एक तरीके से आपको एक सेवा प्रदान कर रहा हूँ और मुझे इसके बदले में क्या प्राप्त हो रहा है, आय प्राप्त हो रहा है। तो ये एक क्या कहलाएगा, तृतीय क्रियाकलाप कहलाएगा। बैंक, आपने बैंक में देखा ही होगा कि बैंक को क्या करते हैं, भैया हमारा पैसा आप जमा कर लो। तो बैंक हमारा पैसा को क्या करता है, जमा करता है। आपने पढ़ा भी होगा, बैंक ने आपको क्या सेवा प्रदान करी कि हाँ भाई मैं आपका पैसा क्या नाम है, सुरक्षित रखूंगा। और बैंक क्या करता है, अन्य जरूरतमंद लोगों को क्या कर देता है, वो ऋण दे देता है और उस पर ब्याज पैसा कमा लेता है। यानी आपको तो वो सेवा दिया ना उसने, बैंक ने, तो वो एक तृतीय क्रियाकलाप है। एक आता है परिवहन। परिवहन कैसे तृतीय क्रियाकलाप है बच्चों? क्योंकि हम एक ही स्थान से किसी दूसरे स्थान पर हम जाते हैं तो परिवहन के द्वारा जाते हैं। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, हमें केवल सेवा ही तो उपलब्ध कराई और हमने उसे क्या दिया, पैसे दे दिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपने सोचा संचार, हम लोग इंटरनेट का रिचार्ज कराते हैं ना, वो हमें क्या देता है, एक सेवा देता है। क्या देता है बच्चों, सेवा, और उसके बदले में हम उसे क्या देते हैं, पैसा। तो ये हमारे क्या होते हैं बच्चों, तृतीय क्रियाकलाप के क्षेत्र होते हैं जिससे मनुष्य क्या करता है, आय की प्राप्ति करता है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों व्यापार के बारे में। आखिर व्यापार कहते किसे हैं? तो बच्चों अगर बात की जाए पहले व्यापार की, तो व्यापार का मतलब होता है वस्तुओं की क्रय विक्रय। क्या होता है बच्चों, व्यापार का मतलब क्या होता है, वस्तुओं को खरीदना और बेचना। क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। तो इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला आता है थोक व्यापार। क्या आता है बच्चों, थोक व्यापार पहला है इसका प्रकार। अब थोक व्यापार में बेसिकली होता क्या है, ये व्यापार क्या होता है, बिचौलियों के माध्यम से संपादित होता है। अब कोई वस्तु बनाई जा रही है फैक्ट्री में, ठीक है ना, और उपभोक्ता तक यानी कस्टमर तक जब पहुंचाया जाएगा तो उसके बीच में बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, जिन्हें हम बिचौलिए कहते हैं। उसके बाद हमारा जो सामान होता है वो हम तक पहुंचता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, थोक व्यापार बिचौलियों के माध्यम से संपादित होता है। ठीक है, इसमें विनिर्माता से सीधे सामान उपलब्ध कराते हैं। इसके अंदर क्या होता है, विनिर्माता का मतलब क्या होता है कि जो वो बना रहा है चीज को, ठीक है ना, कोई चीज को वो बना रहा है, तो बनाने के बाद क्या होता है, इसमें बहुत सारे अलग अलग लोग आ जाते हैं। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होते हैं। अब हमने क्या किया, कोई इस वस्तु को उद्योग से खरीदा और उपभोक्ता यानी कस्टमर तक पहुंचाने में बहुत सारे लोग आएंगे ना इसके अंदर, और उनकी इनकम भी अलग अलग होगी। तो इसमें रोजगार का सृजन होता है। ठीक है ना, इसमें रोजगार की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है बच्चों फुटकर व्यापार। फुटकर व्यापार क्या होता है, इस व्यापार में उपभोक्ता वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से
उपलब्ध होती है, यानी खरीदता है। ठीक है ना। यानी फुटकर व्यापार में क्या होता है, उपभोक्ता यानी जो कस्टमर होता है उसे प्रत्यक्ष सेवा मिलती है। जैसे हमारी गलियों में आपने देखा होगा कि रेडी वाले या फेरी वाले जो आते हैं ना, तो वो लेकर आते हैं, तो उनसे हमें क्या मिलता है, प्रत्यक्ष सुविधा मिलती है ना। जैसे हम दुकानों पे जाके क्या करते हैं, सामान को खरीद लेते हैं। ठीक है, ये फुटकर व्यापार का उदाहरण है। रेडी वालों से हम लोग सामान खरीद लेते हैं। ठीक है ना। और जो डाक आता है, डाक का मतलब जो पत्र या चिट्ठी देने आता है, तो वो भी तो एक तरह से हमें सेवा प्रदान कर रहा है ना। तो ये सब फुटकर व्यापार के उदाहरण हैं। क्यों? फुटकर व्यापार क्या करता है, हमें प्रत्यक्ष रूप से सुविधा प्रदान करता है। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा कि थोक व्यापारी क्या करते हैं, फुटकर व्यापारियों को विक्रय हेतु यानी बेचने के लिए उधार माल देते हैं। ठीक है। अगर थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों को उधार माल नहीं देंगे तो फुटकर व्यापारी सामान को नहीं बेच सकते। ठीक है बच्चों, तो ये अंतर होता है थोक व्यापार और फुटकर व्यापार में। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट है ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र में अंतर। बच्चों, यहाँ विपणन का अर्थ होता है बाजार। ठीक है, तो ग्रामीण बाजार और नगरीय बाजार में क्या क्या अंतर होता है। जैसे अगर बात की जाए ग्रामीण विपणन केंद्र की, तो ग्रामीण विपणन केंद्र में क्या होता है, जो यहाँ उत्पादित होने वाली जो वस्तुएं होती हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है वो निकटवर्ती बस्तियों का पालन पोषण करती है, यानी निकटवर्ती बस्तियों की जरूरत को पूरा करती हैं। ये केंद्र स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र की सेवाएं प्रदान करती है। संग्रहण मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है ना। यानी ग्रामीण विपणन केंद्र क्या करते हो, यानी हमारी कृषि सामग्री को इकट्ठा करने की सुविधा प्रदान करता है और बेचने का केंद्र होता है। ठीक है। इसके साथ साथ इन केंद्रों पर व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं हो पाती और ये केंद्र केवल स्थानीय ग्रामीण आवश्यकताओं की ही पूर्ति करते हैं। अर्थात ग्रामीण विपणन केंद्र में क्या होता है, उत्पादित वस्तुएं केवल ग्रामीण बस्तियों की आवश्यकताओं की ही पूर्ति करती हैं सबसे पहले। ठीक है बच्चों, तो ये होता है ग्रामीण विपणन केंद्र। अब आता है नगरीय विपणन केंद्र। तो नगरीय विपणन केंद्र में क्या होता है, ये केंद्र अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं प्रदान करती है, यानी कुछ महत्वपूर्ण सेवाएं ये प्रदान करती हैं नगरीय विपणन केंद्र। इसके साथ साथ ये केंद्र स्थानीय सेवाओं के साथ साथ क्या करती हैं, स्थानीय सेवाएं तो ये उपलब्ध कराती हैं और एक विशेष प्रकार की विशेष वस्तुओं और सेवाओं को भी प्रदान करती हैं जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं हो पाती। ये केंद्र विनिर्मित वस्तुएं प्रदान करती है। विनिर्मित का मतलब, अब जैसे हमने बात करी गन्ने चीनी की, तो चीनी नगर हमें उपलब्ध कराएगा, यानी कहने का मतलब क्या है, नगरों में उद्योगों में तो ये चीनी मिलेगी ना, बनेगा। गन्ना हमने क्या किया, खेतों से लिया, और चीनी हमने कहाँ बनाया, उद्योगों से। और उद्योग कहाँ स्थापित होंगे, नगरों में। ठीक है ना। तो ये केंद्र विनिर्मित वस्तुएं प्रदान करते हैं। और ये केंद्र व्यवसायिक सेवाएं, मतलब नगरीय केंद्र क्या करते हैं, अध्यापक, वकील, परामर्शदाता, चिकित्सा की सेवाएं भी प्रदान करते हैं। ठीक है ना। आपको देखा होगा, मतलब बेहतर अगर अध्यापक देखा जाए तो हमें नगरीय केंद्रों में मिल सकते हैं। ठीक है। वकील हमें ज़्यादातर नगरों में देखने को मिलता है, परामर्शदाता भी हमें ज़्यादातर, और चिकित्सा सुविधाएं भी हमें कहाँ मिलती है, ग्रामीण विपणन केंद्र की अपेक्षा नगरीय विपणन केंद्र में हमें चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है और बेहतर होती हैं। ठीक, ग्रामीण विपणन केंद्र की अपेक्षा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि अब परिवहन किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब परिवहन की अगर बात की जाए तो परिवहन क्या है, व्यक्ति एवं वस्तु को किसी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। ठीक है बच्चों, व्यक्ति एवं वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किसी माध्यम से परिवहन कहलाएगा। अब आता है परिवहन को क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं, यानी किन क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था काफी बेहतर होती है। ठीक है ना बच्चों, तो इसमें हम पहला हमारा कारण आता है भू क्षेत्र। भू क्षेत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक चीज आपको पता ही होगा, पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था इतनी सुविकसित नहीं हो पाती जितना मैदानी क्षेत्रों में सुविकसित हो जाती हैं।
ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, मैदानी क्षेत्रों में परिवहन की मांग ज़्यादा होती है, जनसंख्या क्योंकि वहाँ ज़्यादा निवास करती है। दूसरा आता है विकास का स्तर, यानी क्या होता है, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में परिवहन व्यवस्था उच्च स्तरीय पाया जाता है ना। और अगर बात की विकासशील या अल्प विकसित देशों की यानी विकासशील और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में परिवहन व्यवस्था इतनी बेहतर नहीं होती जितनी विकसित देशों में होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा, आगे हम पढ़ेंगे कि कनाडा या उत्तरी अमेरिका में अगर बात की जाए तो प्रत्येक स्थान महामार्ग से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर होता है, यानी 20 किलोमीटर की दूरी पर महामार्ग चालू हो जाता है, नेशनल हाईवेज। नेक्स्ट आता है परिवहन के साधनों की उपलब्धता, यानी वहाँ परिवहन के साधन कौन कौन से उपलब्ध है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है हमारा मार्गों की स्थिति। अभी मैंने बताया ना कि मतलब मार्ग की स्थिति क्या है। अगर वहाँ सड़कें खराब हैं, टूटी फूटी हैं, तो वहाँ साधारण सी बात है कि परिवहन व्यवस्था वहाँ बेहतर परिवहन व्यवस्था सुविकसित नहीं हो सकती। नेक्स्ट आता है बच्चों मांग। मांग का मतलब क्या होता है, यानी परिवहन की जिन क्षेत्रों में मांग ज़्यादा होगी वहाँ परिवहन व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और आपको पता है परिवहन की मांग कहाँ ज़्यादा होगी, तो परिवहन की मांग वहीं ज़्यादा होगी जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी। तो ये होते हैं बच्चों परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है वो आता है कि आखिर पर्यटन होता क्या है। तो बच्चों देखो, पर्यटन तो आपको पता ही है, पर्यटन एक यात्रा होती है जो आमोद प्रमोद के उद्देश्य से किया जाता है, इंजॉयमेंट के लिए। ठीक है ना। अब होता तो चलो हमें पर्यटन तो समझ में आ गया कि ये यात्रा है जो आमोद प्रमोद के उद्देश्य से किया जाता है। तो पर्यटन को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो बच्चों पहला आता है मांग। ठीक है, मांग क्या करता है, पर्यटन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ये कैसे करता है आप सभी को पता ही होगा कि जब लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हो जाती है। ठीक है बच्चों, जीवन स्तर यानी बेहतर हो जाता है और छुट्टियां मिलती है यानी अवकाश के दिनों में, और जीवन स्तर बेहतर होने के कारण क्या होता है, पर्यटन की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, आपने देखो छुट्टियों में लोग कहाँ जाते हैं, घूमने जाते हैं, जैसे मनाली जाएंगे, गोवा जाते हैं, है कि नहीं है। तो क्या होता है, छुट्टियों के समय, अवकाश या बेहतर स्थिति के समय क्या होता है, पर्यटन की मांग बढ़ जाती है। नेक्स्ट बच्चों आता है परिवहन। आज हमारे पास परिवहन व्यवस्था दुनिया में बहुत अच्छी है। ठीक है, और आपको पता होगा चाहे हमारे पास स्थलीय परिवहन हो या वायु परिवहन हो, दोनों ही परिवहन के माध्यम हमारे लिए बहुत बेहतर हैं। इसके साथ साथ अगर वायु परिवहन ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विश्व का कोई भी स्थान आज 34 घंटे से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, और लोग क्या होते हैं छुट्टियों के दिनों में अपने कार के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बच्चों जलवायु, यानी लोग क्या होते हैं ना ज़्यादा ठंडे और ना ज़्यादा गर्म। लोग मतलब हाँ, जैसे क्या होता है एक ही समय पर अलग अलग जलवायु पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है बच्चों, जैसे उदाहरण के लिए कि अगर हम लोग हमारे मैदानी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई, तो लोग उस समय कहाँ जाएंगे, ठंडी प्रदेशों में जाना पसंद करते हैं, जैसे मनाली हो गया, शिमला हो गया, है ना। तो एक ही समय पे विश्व की अलग अलग जलवायु पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। नेक्स्ट आता है बच्चों भूदृश्य। भूदृश्य का अर्थ क्या होता है, यानी ये भी पर्यटकों को काफ़ी प्रभावित करता है, जैसे पहाड़, पर्वत, झरने, ये पर्यटकों को प्रभावित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लोग छुट्टियों में कहाँ जाते हैं, ऐसी क्षेत्रों में जाएंगे, पहाड़ों में जाएंगे, पर्वतों में जाएंगे या झरने देखने जाते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है आपका इतिहास एवं कला। ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि लोगों को क्या होता है किसी क्षेत्र की इतिहास एवं कला बहुत अधिक अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली में आगरा में ताजमहल को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, है कि नहीं है। हमारे दिल्ली में आते हैं, दिल्ली में लाल किला, कुतुब मीनार, ये देखने बहुत सारे लोग आते हैं। तो ये क्या होता है, पर्यटकों को ये चीज़ें प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों किसी क्षेत्र की संस्कृति और अर्थव्यवस्था। अब पर्यटन के लिए लोग कहाँ जाएंगे, लोग जैसे आपने देखा हो पर्यटन के लिए लोग कहाँ जाते हैं, दुर्गा पूजा के दिन पश्चिम बंगाल जाते हैं,
क्योंकि वहाँ सबसे बड़ी दुर्गा पूजा मनाई जाती है। गरबा आपने सुना हो गुजरात में, ठीक है ना, तो वहाँ भी लोग देखने के लिए गरबा देखने जाते हैं। तो ये संस्कृतियाँ क्या करती हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो ये होता है बच्चों पर्यटक को प्रभावित करने वाले कारक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि अंकीय विभाजन किसे कहते हैं। तो बच्चों आपको पता होगा, देखो विश्व में सूचना और प्रौद्योगिकी का जाल क्या है, असमान है। यानी कहने का मतलब क्या, सभी देशों की अर्थव्यवस्था या टेक्नोलॉजी एक जैसी तो है नहीं, ठीक है ना। सभी देशों की अर्थव्यवस्था या टेक्नोलॉजी एक जैसी तो है नहीं, अलग अलग है दूसरे देशों की। तो अलग अलग देशों में टेक्नोलॉजी अलग अलग होगी। जैसे अमेरिका की टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी काफ़ी ज़्यादा विकसित है, भारत की उसकी कंपैरिजन में थोड़ी कम विकसित है, पाकिस्तान की इससे भी कम विकसित है, ठीक है बच्चों। तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी का असमान विभाजन अंकीय विभाजन कहलाता है, ठीक है बच्चों। इसके अंदर विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी का जाल क्या होता है, उच्च स्तरीय पाया जाता है, ठीक है। विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी का जाल मध्यम पाया जाता है, और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी का जाल क्या पाया जाता है बच्चों, हमारा निम्न पाया जाता है। वहाँ बहुत कम टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो पाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बच्चों संचार, कि संचार कहते किसे हैं। तो आप सभी को पता है संचार का अर्थ क्या होता है, दो पक्षों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को हम संचार कहते हैं, ठीक है। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच जो जानकारियां हैं, जानकारियों के आदान प्रदान को संचार कहा जाता है। और संचार के साधन कौन से हो सकते हैं बच्चों, मोबाइल हो सकता है, पत्र हो सकता है, ये संचार के साधन हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। आपको याद रखना चाहिए जो संचार होता है, ठीक है ना। कि पहला क्या होता है, संचार का मतलब क्या होता है, व्यक्ति मतलब दो व्यक्तियों के बीच सूचना या जानकारियों के आदान प्रदान को संचार कहते हैं। संचार के साधन मोबाइल और पत्र हैं। तो इसके साथ साथ अगर बात की जाए, नेक्स्ट हमारा आता है किसी एक माध्यम से। सपोज करो हमने क्या किया, टीवी का प्रयोग किया, टीवी के माध्यम से हमने कोई सूचना लोगों तक पहुंचा दी। तो टीवी के माध्यम से बहुत सारे लोगों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होगा कि नहीं होगा। रेडियो, इंटरनेट, ये सभी जनसंचार के एक स्रोत होते हैं जिसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को सूचनाएं पहुंचाई जा सकती हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा कि आखिर चिकित्सा पर्यटन कहते किसे हैं। तो बच्चों चिकित्सा पर्यटन की अगर बात की जाए तो चिकित्सा पर्यटन क्या होता है कि जब पर्यटक को, ठीक है, पर्यटन के साथ साथ चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है तो उसे हम चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। यानी कोई पर्यटक है, जैसे घूमने की सुविधा तो मिल ही रही है कि जो दूसरे क्षेत्र में आए घूम रहा है, इसके साथ साथ जब उससे कोई बीमारी है तो बीमारी का क्या कर सकता है, वो अपना इलाज भी करा लेगा, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों चीज़ें उसे मिलने, बीमारी का इलाज भी मिल रहा है और घूमने की सुविधा भी मिल रही है, तो उसे हम चिकित्सा पर्यटन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने एक चीज़ देखा ही होगा कि हमारे उदाहरण अगर देखा जाए तो 2005 में अमेरिका से लगभग 55,000 रोगी भारत आए थे चिकित्सा पर्यटन के लिए। यानी उन्होंने क्या किया, अपना चिकित्सा तो करा लिया, अपनी बीमारी का इलाज तो करा लिया, और भारत में बहुत सारे क्षेत्रों में उन्होंने घूम भी लिया। अब वो भारत में आने का मुख्य कारण क्या था कि भारत जैसे विकासशील देशों में चिकित्सा सुविधाएं क्या है, बहुत अच्छी चिकित्सा सुविधाएं बहुत कम कीमत पर उपलब्ध हो जाती हैं। मुख्यतः अगर बात की जाए 4 देश इसमें काफ़ी अग्रणी हैं, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर। ये 4 देश ऐसे हैं जो चिकित्सा पर्यटन में काफ़ी अग्रणी हैं, और इसके साथ साथ इन देशों में चिकित्सा पर्यटन बहुत सस्ते दामों पे उपलब्ध है, ठीक है बच्चों। तो इसे हम चिकित्सा पर्यटन कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसके साथ साथ एक टॉपिक और रह गया है बच्चों, जैसे आपको पता ही होगा, जैसे हमने तृतीय क्रियाकलाप की बात करी है, तो तृतीय क्रियाकलाप में क्या होता है, यानी ये सेवा सेक्टर है, तो इसमें रोजगार का बहुत ज़्यादा क्या होता है, सृजन होता है। इसके साथ साथ आपको पता हो अमेरिका में लगभग 70% लोग तृतीय कार्य में लगे हुए हैं,
और वहां से इनकम जनरेट कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। इसके साथ साथ विकासशील तथा अविकसित देशों में केवल मात्र 10% ही लोग ऐसे हैं जो तृतीयक कार्य में लगे हुए हैं, इसीलिए तो ये विकासशील है या अल्प विकसित है। तो विकसित देशों में लगभग 70% लोग किसमें लगे हुए हैं, तृतीयक क्रियाकलापों में लगे हुए हैं, और रोजगार इसमें बड़ी मात्रा में उपलब्ध होता है। ठीक है बच्चों, ये इस वीडियो का पूरा पार्ट था। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कोई भी अगर क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में आप जरूर लिखें। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।